उनका वीज़ा शुरू होता है 1 जनवरी 2023 से और उसकी वैलिडिटी रहती है 31 दिसंबर 2023 तक। 1 साल हो गया। चलिए गाइज, मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको एग्जैक्टली में कैसे हेल्प करेगा। देखिए, अगर आप गूगल में जाएंगे, जस्ट ये मेंशन कर लीजिए Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahal and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, अगर आपका प्लान है कनाडा जाने का ऑन अ टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा और उस रिलेटेड जो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, जो कि अगर आपको नहीं है तो आप हवा में तीर मार रहे हैं, उस रिलेटेड सारी नॉलेज आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। और इससे कई लोगों के जो क्वेश्चंस थे टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा रिलेटेड, जो कि मेरे को कमेंट्स में भी काफ़ी मेरी वीडियोस में आते रहे हैं, वो भी क्वेश्चंस वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से 9 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन पे है अभी। पहला है, हु इज इट फॉर, हु इज टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा फॉर। दूसरा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। थर्ड, how long the temporary resident visa is valid for. Fourth, what is multiple entry visa versus single entry visa. Next, how can you extend your stay on temporary resident visa. Can you study in Canada on a temporary resident visa. Can you work in Canada on a temporary resident visa. If I am sponsoring my spouse or partner, can they come to Canada on a temporary resident visa. And last, can I enter Canada with a temporary resident visa and eventually apply for permanent residence. So इन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सो बने रहिए। वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा फॉर। सो गाइज, अनलेस आप कैनेडियन सिटीज़न हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं, अगर आप इन दोनों में से नहीं हैं और आप कनाडा आना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। अब टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा जो है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें इंक्लूड होता है आपका स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा। अब टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा जो है, ये इशू किया जाता है कैनेडियन इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिस के द्वारा, और वो तभी इशू किया जाता है जब उनको कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, एंड दे एग्री टू द पॉइंट कि येस दे कैन अलाउ यू टू कम टू कनाडा। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। देखिए, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा रिलेटेड बहुत सारे IRCC रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने पड़ते हैं। स्टडी वीज़ा का अलग होगा, वर्क वीज़ा का अलग होगा, विजिटर वीज़ा का अलग होगा। बट बिफोर एनीथिंग एल्स, आपको IRCC में एक अकाउंट बनाना पड़ता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे बनाना है। सो गाइस, हम गूगल पे सिंपल सा ये टाइप कर देंगे IRCC साइन अप। उसके बाद पहला ही लिंक आपका आ जाएगा, साइन इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट। इसको आप क्लिक कर लें। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछेगा ऑप्शन 1 JC की, साइन इन विद JC की, साइन इन विद पार्टनर। तो आपको नया अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर को क्लिक कर लें। जैसे रजिस्टर को क्लिक करेंगे, रजिस्टर फॉर एन IRCC सिक्योर अकाउंट, तो यहाँ पे आपको टू रजिस्टर विद GCKey पे जाना है। यहाँ पे नीचे रजिस्टर विद GCKey को क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन, अगर आपका ऑलरेडी GCKey है तो आप साइन इन कर लेंगे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। अदरवाइज़ अगर आप नया अकाउंट बनाएं तो यहाँ पे साइन अप कर दें। साइन अप करके यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद आई एक्सेप्ट कर दें। आई एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट योर यूज़र नेम लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी यूज़र नेम है वो लिख लें और कंटिन्यू दबा दें। कंटिन्यू दबा के वहाँ पे एग्जैक्टली आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता रहेंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वैसा आप आगे करते रहें। तो इस तरह आपका नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको GCKey का यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपका बन जाएगा। इसके अलावा और बड़े सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है, आपको बायोमेट्रिक्स रिलेटेड फ़ीस पे करनी पड़ती है। जब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, उस रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ योर पासपोर्ट, देन प्रूफ ऑफ योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब आप अगर विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं तो उस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए
उसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रहा होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे जाके आप विजिटर वीज़ा रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कंप्लीट एक वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनविटेशन लेटर, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया है। स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या इनविटेशन लेटर में इंक्लूड होना चाहिए उसके बारे में भी बताया है। आपको इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद उसको क्लिक करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने वर्क वीज़ा रिलेटेड भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो रिलेटेड टू स्पाउस ओपन वर्क परमिट रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अलावा चाइल्ड के कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैंने वो भी उस वीडियो में डिटेल में शेयर किया है। एंड जस्ट टू टेल यू आई हैव सक्सेसफुली गॉट माई वर्क वीज़ा। सो आप एक चीज़ का संतुष्टि रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस बेसिस पे ही मेरे को वर्क वीज़ा मिला है। सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप इस हिसाब से अपलोड करेंगे तो काफ़ी हाई चांसेस है आपका वर्क वीज़ा लगने का। अब एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, देखिए हर एक कंट्री का अलग प्रोसेस हो सकता है। आपकी कंट्री के वीज़ा ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है एज कम्पेयर टू इंडिया। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग द TRV इज़ वैलिड फॉर। देखिए ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर पासपोर्ट की वैलिडिटी। देखिए अगर तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से कम है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले आप अपने पासपोर्ट को री इशू करवा लें। जैसे कि अगर मैं अपने पासपोर्ट की बात करूं तो मेरा पासपोर्ट की जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना था तो मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 मंथ्स की थी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने पासपोर्ट को री इशू करवा लिया और री इशू करवाने के बाद मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। उससे क्या है कि मेरा जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स हो गई। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो रेस्ट एश्योर्ड आपका आप चाहे कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको टाइमलाइन में इशू नहीं आएगा कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है उस हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी ही 10 मंथ्स है तो रेस्ट एश्योर्ड आपको कोई भी वीज़ा मिलना होगा ना, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी के ऊपर नहीं मिलेगा, आपकी लिमिटेशन उतनी ही रह जाएगी। हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंट्री वीज़ा एंड सिंगल एंट्री वीज़ा। देखिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा का सिंपल सा यही मतलब है कि आप कनाडा में जितना भी टाइम चाहे आ जा सकते हैं अपनी कंट्री से। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतने टाइम में एक ही बार कनाडा में आना है, उसके बाद अगर कनाडा से आप वापस आ गए तो आप वापस नहीं आ सकते। नहीं, जब तक आपकी वीज़ा की वैलिडिटी है आप कनाडा जितना टाइम भी आना जाना कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो मैक्सिमम वैलिडिटी है मल्टीपल एंट्री वीज़ा की वो है 10 साल। या आपके पासपोर्ट की जो भी एक्सपायरी है उससे 1 मंथ पहले तक आपका वीज़ा लग सकता है। मींस अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी दिसंबर 2023 है तो आपको वीज़ा मिलेगा मैक्सिमम नवंबर 2023 तक। नाउ वीज़ा जब आपका लगता है कनाडा का तो उसमें 2 डेट्स मेंशन होती हैं। पहली डेट तो ये होगी इशू डेट, दूसरी डेट होगी एक्सपायरी डेट। नाउ इशू डेट का मतलब है कब आपको वीज़ा इशू किया गया, और एक्सपायरी डेट का मतलब है, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, एक्सपायरी डेट का मतलब है कि आपको कनाडा में एंटर करना है उस एक्सपायरी से पहले तक। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपका वीज़ा लगा है तो उसमें अगर एक्सपायरी डेट लिखी है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर उस पर एक्सपायरी डेट लिखी है 31 दिसंबर 2023, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको उस एक्सपायरी डेट से पहले कनाडा से वापस आना। नहीं, उसका मतलब ये है कि आपको 31 दिसंबर 2023 तक कनाडा में पहुंचना है। मगर अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पार्टनर क्लोज वर्क परमिट पे कनाडा गए हैं, वर्क वीज़ा पे कनाडा पे गए हैं और उनको 1 साल का वर्क वीज़ा लगा है, ठीक है, और उनका वीज़ा शुरू होता है 1 जनवरी 2023 से और उसकी वैलिडिटी रहती है 31 दिसंबर 2023 तक, 1 साल हो गया। और आपके पार्टनर क्लोज वर्क परमिट पे कनाडा पहुंचे हैं 1 अप्रैल 2023, इश्यू हुआ 1 जनवरी 2023 में, उसका एक्सपायरी डेट है वीज़ा की 31 दिसंबर 2023 तक, मगर आपकी पार्टनर पहुंची 1 अप्रैल 2023 में, उनका वर्क वीज़ा की वैलिडिटी है 1 साल,
इसका मतलब ये है अगर वो 1 अप्रैल 2023 में कनाडा पहुंचते हैं तो वो कनाडा में 31 मार्च 2024 तक रह सकते हैं, चाहे उनकी एक्सपायरी जो वीजा की है वो 31 दिसंबर 2023 तक है। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो एक्सपायरी डेट होती है इसका मतलब ये है आपको उस डेट तक वहां पहुंचना है कनाडा में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस डेट से पहले पहले वापस आना है। अब एक और चीज का ध्यान रखिए, आपके पार्टनर वहां वर्क वीजा पे पहुंच गए और आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे वहां पे जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके पार्टनर का 1 ईयर का वर्क वीजा है उसकी वैलिडिटी है जैसे कि 31 मार्च 2024। तो आपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। आपका जो वीजा है ना स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, चाहे आप अभी जैसे अगस्त में बैठे अगस्त में अप्लाई करें, सितंबर में अप्लाई करें, अक्टूबर में 2023 में अप्लाई करें, जब भी करें, आपके वर्क वीजा की वैलिडिटी वो 31 मार्च 2024 से 2-3 दिन पहले तक रहेगी। जैसे कि 31 मार्च 2024 की वैलिडिटी है आपके पार्टनर की, तो आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 29 मार्च 2024 तक। अब आपके वीजा पे स्पाउस ओपन वर्क परमिट का मतलब एज अ वर्कर का आपका ठप्पा लग गया, समझ लीजिए अक्टूबर से लग गया और लगा 29 मार्च 2024 तक। अब आप चाहे दिसंबर में जाएं, चाहे जनवरी में जाए या चाहे फरवरी में जाए, आपको वापस उस वीजा के खत्म होने से पहले ही आना है। मतलब 29 मार्च 2024 से पहले ही आपको वापस आना है, क्योंकि आपके जो वर्क वीजा लगा है वो आपके पार्टनर के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगा है। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एंड सेम एग्जैक्टली सेम गोज फॉर चाइल्ड वीजा ऑल्सो। चाइल्ड वीजा जो लगा है, आपके बच्चे का जो वीजा लगा है, उसका भी वैलिडिटी 29 मार्च 2024 ही रहेगी। मगर आप चाहे तो इस टाइम के बीच में अगर आपका मल्टीपल एंट्री वीजा लगा है 29 मार्च 2024, इसका मतलब यह है कि आप कितना भी टाइम चाहे आना जाना कर सकते हैं। आप चाहे कनाडा जाके फिर 1 हफ्ते बाद वापस आ सकते हैं, उसके बाद फिर 1 महीने में जाना चाहे वापस आ सकते हैं, आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल एंट्री वीजा में ये है जब आप किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई इवेंट है या कोई एग्जीबिशन है, कोई शॉर्ट पीरियड के लिए आप वहां पे जा रहे हैं, उस केस में आपको सिंगल एंट्री वीजा मिलता है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू एक्सटेंड योर स्टे। बेसिकली 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा है आप पेपर बेस्ड अप्लाई कर सकते हैं। जनरली पेपर बेस्ड प्रोसेस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए तो उसका टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा है, बट रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप ऑनलाइन के थ्रू ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। अब अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर आपका जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है उससे कम 30 दिन पहले आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है लेकिन आपने कम से कम 30 दिन पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपके वो एक्सटेंशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है इमिग्रेशन वीजा ऑफिस से, तो उस केस में आपका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा एक्सटेंशन का तब तक आप कनाडा में रह सकते हैं। और जो स्टेटस में आप उस टाइम पे रहेंगे उस स्टेटस को कहते हैं मेंटेन्ड स्टेटस। तो कहने का मतलब यह है, समझ लीजिए आपका जो वीजा है वो एक्सपायर हो रहा है मार्च के एंड में और आपने फरवरी के मिड या बिगिनिंग में ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। आपके वीजा की डेट आ गई 31 मार्च को कि उस टाइम से पहले पहले आपको कनाडा से जाना है अपनी होम कंट्री। अब आपका एक्सटेंशन का रिजल्ट तो आया नहीं, तो अगर आपका एक्सटेंशन का रिजल्ट समझ लीजिए जून तक, मई एंड तक या जून एंड तक आता है, तो तब तक आप एक्स्ट्रा जो मार्च से जून तक आप वहां पे रह सकते हैं। अगर एक्सटेंशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, ग्रेट, आपका एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर तो नेगेटिव आता है तो उस केस में आपको जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे आपको वापस अपने होम कंट्री आना पड़ेगा। अब हमारा 6ठा क्वेश्चन आता है, कैन यू स्टडी इन कनाडा ऑन टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट लेना पड़ता है अगर वो कनाडा में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका कोर्स 6 महीने या उससे कम है तो उस केस में आपको स्टडी परमिट की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसकी लेंथ 6 मंथ से ऊपर है, उस केस में आपको पहले अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से, और एक बार आपकी उस प्रोग्राम में एडमिशन हो जाती है फिर आपको स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है।
अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कि आप करके जिनकी लेंथ 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 10 मंथ्स भी हो सकती है, जिनको आप करके क्विकली जॉब्स को ले सकते हैं कनाडा में, उस केस में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन की टॉप पे, आपको आई बटन भी दिख रहा होगा। आप इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकें। वो कुछ ऐसे कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जिनको आप करके क्विकली आप उसी प्रोग्राम से रिलेटेड जो जॉब्स हैं आप उनको ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं, उस वीडियो में मैंने उनका लिंक भी दिया हुआ है कि कहां पे आप देख सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स पे आप जाके देख सकते हैं कि इस रिलेटेड कौन से और कोर्सेज हैं जिससे आप क्विकली जॉब्स को कनाडा में ले सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली है क्या। नाउ स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी इन द कैनेडियन पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि कोई कॉलेज हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई यूनिवर्सिटी हो और उनसे कोई डिप्लोमा करना हो, उनको कोई डिग्री करनी हो या कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना हो, उस केस में उनको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होती है। उसी लेटर के बेसिस पे उनको स्टडी परमिट दिया जाता है और उसके अलावा वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मगर मैं यहां पे आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। देखिए, आप उसी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेंस लेटर लें जहां पे आपको स्टडी परमिट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिल पाए। नाउ लेट मी हेल्प यू हाउ टू फाइंड दैट। चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अब अगर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपको ढूंढनी है तो आप गूगल पे यही टाइप कर लीजिए, सिंपल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट लिस्ट, और canada.ca की पहले लिंक पे आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको लिंक को क्लिक कर लेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगी फाइल और आप नीचे चलती रहें। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू लिस्ट बाय प्रोविंस और टेरिटरी। तो यहाँ पे आप जो प्रोविंस को क्लिक करेंगे उस हिसाब से जो भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो लेट्स ओपन अल्बर्टा, पहले ही क्लिक कर लेते हैं। अल्बर्टा को हमने क्लिक किया तो ये देखिए इंस्टीट्यूट्स की सारी लिस्ट आ गई है विद देयर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर के साथ, सिटी कौन सी है, कैंपसेस कहाँ पे हैं, और उसके बाद अगर एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे लिखा हुआ है ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सो मेरा जैसे मैंने आपको पहले भी रिकमेंडेशन दी थी, आप सिर्फ वही इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें जो कि इंस्टीट्यूट्स आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की फैसिलिटी दें। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं दे रहा है फैसिलिटी तो आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज डोंट गो फॉर दोज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट को नीचे देखेंगे तो ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम्स नहीं हैं, तो प्लीज डोंट गो फॉर दीज प्रोग्राम्स। आगे चल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे आया है अल्बर्टा बाइबल कॉलेज, इसमें आप देख सकते हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। ऐसे और भी कॉलेजेस होंगे। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, यस। फिर उसके बाद नीचे आता है एम्ब्रोस यूनिवर्सिटी, यस। ओनली गो फॉर दीज यूनिवर्सिटीज। CFI फ्लाइट अकेडमी, यस। सो दिस इज हाउ यू फाइंड डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन डिटेल्स and whether they are eligible to provide you with a postgraduate work permit. अब हमारा 7वां क्वेश्चन आता है, कैन यू वर्क इन कनाडा ऑन टेम्पररी रेजिडेंट वीजा। देखिए, एज ए जनरल रूल कोई भी फॉरेन नेशनल अगर कनाडा में आता है तो अगर उनको काम करना है तो उसके लिए उनको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके पास वैलिड टेम्पररी रेजिडेंट वीजा है उस केस में आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि जब तक आपका वर्क परमिट का डिसीजन आपके पास आएगा तब तक आपका विजिटर वीजा का एप्लीकेशन जो है वो एक्सपायर हो जाए। उस केस में आपको अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप 30, 35 या 40 दिन पहले अप्लाई कर देते हैं अपने वीजा के एक्सपायर से, उस केस में आपको जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता उस टाइम तक आप कनाडा में रह सकते हैं। अब इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि विजिटर वीजा टू वर्क वीजा को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। वो वीडियो बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में समझाई गई है विद द प्रोसेसेस, स्ट्रेटजीज एंड सो ऑन। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो।
अभी आप स्क्रीन पे आई बटन भी देख पा रहे हैं, आप इस आई बटन को क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकें। अगर आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऑलरेडी एक फैसिलिटी ऐसे रखी हुई है जिसमें आप विजिटर वीजा को अपने वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फरवरी 2025 तक कर दिया है। सो इसका मतलब यह है कि आप लीगली अपने विजिटर वीजा को वर्क वीजा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आप अपने वर्क वीजा को अप्लाई करना चाहते हैं, उस केस के लिए आपके पास एक जॉब होनी चाहिए जो कि सपोर्टेड होनी चाहिए बाय LMIA या फिर GTS, दैट इज ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। मैंने इससे पिछली वीडियो ही GTS के ऊपर बनाई है जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है अबाउट द प्रोसेसेस एंड द सिस्टम्स। गाइज मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, और बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद इजीली समझ आ जाए कि वो क्या सिस्टम है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, और आप उस सिस्टम में कैसे फिट बैठ सकते हैं और अपने कनाडा की जर्नी को आसान बना सकते हैं। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आता है दैट इफ आई एम स्पॉन्सरिंग माई स्पाउस और पार्टनर, can they come to Canada on temporary resident visa or not? The answer is yes, provided you have already submitted a family class permanent resident application। इसका मतलब ये है, अपनी फैमिली के लिए विजिटर वीजा आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने उससे पहले ही अपनी फैमिली के लिए परमानेंट रेजिडेंट की एप्लीकेशन डाल दी है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मतलब मैं अभी आपको एक स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको प्रोसेसिंग टाइम्स बताता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए गाइज, मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको एग्जैक्टली में कैसे हेल्प करेगा। देखिए, अगर आप गूगल में जाएंगे, जस्ट ये मेंशन कर लीजिए प्रोसेसिंग टाइम्स कनाडा, तो आपका पहले लिंक जो canada.ca पे मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेगा चेक प्रोसेसिंग टाइम्स, इसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद नीचे आप लिखिए सिलेक्ट एन एप्लीकेशन टाइप। अब यहाँ पे हम पहले एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे जैसे हम स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं, सो लेट्स क्लिक ऑन फैमिली स्पॉन्सरशिप, इसको आप क्लिक करें। उसके बाद हु आर यू प्रोसेसिंग फॉर, सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस आ जाते हैं, स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर लिविंग इनसाइड कनाडा, स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर लिविंग आउटसाइड कनाडा, डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अडॉप्टेड चाइल्ड। चलिए हम सेकेंड नंबर में जो है स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर लिविंग आउटसाइड कनाडा को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है वेयर इन कनाडा विल यू बी लिविंग, सो वुड इट बी इन क्यूबेक और आउटसाइड क्यूबेक, सो ऑब्वियसली लेट्स पुट आउटसाइड क्यूबेक एंड गेट द प्रोसेसिंग टाइम्स। सो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कि द प्रोसेसिंग टाइम इज 13 months। नाउ मैं क्यों कह रहा था कि ये दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम वेयर यू कैन स्पॉन्सर योर पार्टनर और योर फैमिली मेम्बर्स ऑन TRV, अगर उन्होंने ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। मैं अभी बताता हूँ क्यों। अगर आप यहाँ पे विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, करेक्ट, सो वे आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, तो यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, से वी आर पुटिंग हियर इंडिया एज ऑफ नाउ। आप जो भी कंट्री है में आप वो कंट्री की डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं। गेट प्रोसेसिंग टाइम्स, सो द प्रोसेसिंग टाइम्स इज ओनली 29 days। सो इट मीन्स व्हाट, कि अगर जैसे ही आपने विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो विद इन 30 days आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड प्रॉब्ली इन नेक्स्ट अनदर 1 month आप लगा लो, आपने टिकट बुक्स की वगैरह वगैरह सब की, और 1 महीने के अंदर आपकी फैमिली आपके पास होगी। सो विद इन 2 months आपकी फैमिली आपके पास आ रही है, और जबकि फैमिली स्पॉन्सरशिप के केस में आपकी फैमिली आपसे 13 months में मिलेगी। सो इसका क्या बेनिफिट है कि आपकी PR की जो फाइल है वो तो लगी रहेगी, आपकी फैमिली आपके पास पहले ही आ जाएगी। अब ये जो स्पॉन्सरिंग ऑफ स्पाउस या पार्टनर है फॉर टेम्पररी रेजिडेंट वीजा, इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है। यू वोंट बिलीव इट, इज 98%। नाउ कनाडा ने इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया है रिगार्डिंग रीयूनिफिकेशन ऑफ फैमिली। देखिए, हम सबको पता है, अब हम सुनते रहते हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि लोग कनाडा को छोड़ के वापस आ रहे हैं। देखिए, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज डिप्रेशन, लोनलीनेस। और डिप्रेशन लोनलीनेस किसके कारण ज्यादा होता है कि अगर कोई फैमिली मैन है और वो अकेला रह रहा है, वो अपनी फैमिली को नहीं बुला पा रहा, टाइम पे नहीं बुला पा रहा कनाडा में उनके साथ रहने के लिए, तो उस केस में लोग डिप्रेशन पे चल जाते हैं, लोनलीनेस भी फील कर देते हैं। उस केस में कनाडा गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है। जब तक आपकी फैमिली का स्पॉन्सरशिप नहीं मिल जाती परमानेंट रेजिडेंट के लिए, तब तक के लिए वो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा के ऊपर, मतलब विजिटर वीजा के ऊपर कनाडा आ सकते हैं और आपके साथ रह सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है, कैन यू बिकम अ स्पॉन्सर? यस, यू कैन बिकम अ स्पॉन्सर, बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा और यू हैव टू बी अ कैनेडियन सिटीजन। उसके अलावा आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप फैमिली को इमोशनली एंड फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सके। अगला क्वेश्चन आता है, हु कैन यू स्पॉन्सर? बेसिकली आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं एंड ऑल्सो योर ग्रैंड पेरेंट्स। हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, कैन आई एंटर कैनेडा ऑन टेम्पररी रेजिडेंट वीजा एंड इवेंचुअली अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस? On 5th April, Immigration, Refugee and Citizenship Canada, that is IRCC, updated its program instructions for IRCC staff when dealing with cases of dual intent. इसका मतलब यह है, अगर आप ड्यूअल इंटेंट के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को आगे रख रहे हैं तो उस केस में IRCC ने अपने एम्प्लॉयज को ये इंस्ट्रक्शंस दी है टू स्पेसिफिकली वर्क डिफरेंटली फॉर दीज प्रोफाइल्स। The revision to dual intent instructions entails acknowledging that having two intents, initially for temporary residence and eventually for permanent residence, is legitimate. इसका मतलब ये है कि अगर आप ड्यूअल इंटेंट से भी अपनी एप्लीकेशन को आगे रख रहे हैं, जिसमें ये क्लियर पर्पस आपका है कि पहले आप टेम्पररी रेजिडेंट पे जाना चाहेंगे और उसके बाद आप इसको परमानेंट रेजिडेंट पे कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये लेजिटिमेट है और आप ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी ये सारी नॉलेज इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा। आई वुड सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।